Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today in this session 3, our topic is spotting errors based on adverbs. इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप। एडवर्ब से रिलेटेड वो सारी नई जानकारी लेने वाले हैं जो जनरली बुक्स के अंदर नहीं मिलती हैं। साथ साथ जब हम इनके एरर्स पॉइंट आउट करेंगे तो हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। He took tea and so his friends did। मतलब ये बनता है कि उसने चाय पी और वैसा ही किया उसके दोस्त ने। तो याद रखिएगा जब भी एंड के साथ आपका एक्सप्रेशन सो आता है तो आपको लिखना होता है so did his friends, so did his friends। तो जब भी आपका एडवर्ब बिगिनिंग में आता है आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी होती है और उसके बाद आप सब्जेक्ट को लेते हैं। आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम समझते हैं ताकि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे अच्छे से समझ पाएं। सपोज कीजिए आपने लिखा he never came to me। तो इसको आप दूसरे वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब भी आपका कोई एडवर्ब अपने प्लेस से बिगिनिंग में दिया जाता है तो वह अपने साथ उस सेंटेंस रिलेटेड जो भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड और प्रेजेंट है तो डज या डू आप पहले लेते हैं। तो नेवर डिड ही कम टू मी। तो यहां पर आप देख रहे हैं नेवर पहले आया, नेवर का प्लेस बदल गया तो हेल्पिंग वर्ब साथ आना पड़ा। अगर ये कम्स होता तो आप डज लगाते। इस तरह से आप इसको पूरा करते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और हो सकता है। ऐसा कहा जाता है एवरीबडी शुड फॉलो द रूल्स, फुल स्टॉप। ठीक है, क्या एवरीबडी शुड फॉलो द रूल्स, ये आपका सेंटेंस हुआ एवरीबडी शुड फॉलो द रूल्स। तो आपने ये सीखा शुड फॉलो द रूल्स। अब आपको लिखना है आई शुड ऑल्सो डू सो। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका जो ये एडवर्ब है हमने मान लीजिए शुरू में इसको लिख लिया। अब जब एडवर्ब बिगिनिंग में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब इसकी पहले आ जाएगी सो शुड आई। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह हम कहेंगे सो शुड आई। और अगर आप दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे एंड सो शुड आई। एवरीबडी शुड फॉलो द रूल्स एंड सो शुड आई। तो आई होप कि ये वाला रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका जो बिगिनिंग का पार्ट है वह एज इट इज रहेगा, ही टूक टी एंड, ये आपका एज इट इज रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सेज they do not love me and neither they love my friend। तो यहाँ पर आया कि न तो मुझसे प्यार करते हैं वे और ना ही वे करते हैं प्यार मेरे दोस्त से। तो आमतौर से आपने जो सीखा था अब तक वो आपने सीखा था नीदर नोर, नीदर नोर सीखा था आपने। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो आया है डू नॉट और यहाँ पर आया है नीदर, जबकि डू नॉट के साथ ऐसा लगता है कि भाई नॉर भी आ सकता है। तो जब भी आप एरर फाइंड आउट करें आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको पहले से जानकारी होना जरूरी है। आपके सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट्स ऑलवेज फॉल फ्लैट, बेकार जाते हैं। इसलिए आप जब तक एक बार उस रूल को कंफर्म ना कर चुके हो जब तक आप आंसर फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप समझिए जब भी आप इस तरह का आपका स्ट्रक्चर हो सेंटेंस का, दे डू नॉट लव मी और नीदर आपको दे रखा हो तो बिल्कुल यही वाला रूल यहाँ भी लगेगा। आप लिखेंगे नीदर डू दे लव माई फ्रेंड, नीदर डू दे लव माई फ्रेंड। तो ये आपको आई होप कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये पहला पार्ट आपका ऐसे ही रहना है। यही सेंटेंस अगर हम इसका सिंपलीफिकेशन करते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि देखिए नीदर नोर वहां पर लगाए जाते हैं जब आपके पास ऑप्शन होता है नीदर
नाउन 1 नॉर नाउन 2, नीदर वर्ब 1 नॉर वर्ब 2। और ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। तो हमारे पास दे एक है और जो ऑब्जेक्ट्स है वो मी एंड माई फ्रेंड है। तो यहाँ पर हमने देखा जो हमारा ऑप्शन है वो मी एंड माई फ्रेंड है। तो हमारा सेंटेंस होगा, ये सिंप्लीफाइड रूप है, ये आपका जो है स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो दे लव नीदर मी नॉर माई फ्रेंड। दे लव नीदर मी नॉर माई फ्रेंड। तो नीदर के साथ आप नॉर के साथ जो भी आपका ऑप्शन होता है उसको यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेंटेंस डू नॉट के साथ नीदर को शो कर रहा है। तो इस तरह से जब आप सेम सब्जेक्ट को दो बार रिपीट करते हैं तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब पहले लाने वाला रूल यूज करना पड़ता है। रूल नंबर 3 में आप देख रहे हैं जस्ट शी इज राइटिंग अ लेटर, और रूल बी में भी आप देख रहे हैं हु हैज गॉन जस्ट। तो जस्ट का जो प्लेस है एक जगह हम देख रहे हैं कि बिगिनिंग में है, एक जगह देख रहे हैं कि लास्ट में है। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि जस्ट को प्रॉपर्ली यूज कहाँ किया जाता है। देखिए, तो जस्ट आता है आपका मेन वर्ब से पहले, ये आपका रूल है जस्ट प्लस मेन वर्ब। तो आपका आंसर किस तरह से निकल करके आएगा, आप लिखेंगे शी इज राइटिंग। तो यहां पर आपने क्या किया, ये एरर है, आपको लिखना है वर्ब से पहले। तो आप क्या लिखेंगे, शी इज जस्ट राइटिंग, शी इज जस्ट राइटिंग अ लेटर। तो यहां पर आपका जस्ट और वर्ब का ये कॉम्बिनेशन है, जस्ट वर्ब से पहले लिखता है। वह राइटिंग ही तो कर रही है, वह केवल राइटिंग ही तो कर रही है। तो हम यहाँ पर राइटिंग को एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो जस्ट बता रहा है राइटिंग के बारे में। ओके, तो ये हुआ हमारा रूल नंबर ए या रूल नंबर 1 3 का। दूसरा रूल क्या है कि अगर हमें वर्ब के बाद जस्ट लगाना है, तो जो वर्ब के बाद जस्ट लगता है तो फिर आप जस्ट नाउ लिखते हैं। तो यहाँ क्या एरर होगी, हु हैज गॉन जस्ट नाउ। अगर आपको समय को रिप्रेजेंट करना है और वर्ब के बाद आएगा तो आपने जस्ट नाउ लिखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 4। ही हैज हार्डली सेड नथिंग अबाउट हिज पास्ट लाइफ। तो आप ये याद रखिए कि जब भी आप एनीथिंग कहते हैं तो आपको याद होगा कि एनीथिंग से पहले आप अगर नॉट लगा दें तो आपका नथिंग बनता है। ओके, तो नथिंग अपने आप में नॉट को इंक्लूड किए हुए है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जैसे हार्डली हुआ, स्कैर्सली हुआ और ऑफन हुआ, सेल्डम हुआ, सॉरी ऑफन नहीं होगा, सेल्डम होगा। तो सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली के अंदर नॉट इंक्लूडेड होता है। तो जब नॉट यहाँ आ गया तो यहाँ से नॉट हटेगा तो आपकी एरर क्या निकल करके आएगी, आप इस पूरे सेंटेंस को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही हैज हार्डली सेड, और ये आपका बदल जाएगा और आप लिखेंगे एनीथिंग, और ये सारा आपका एज इट इज रहेगा। तो हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए यहाँ से नो हटेगा और ये एनीथिंग रह जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे, आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट ट्रेवल बाय कार बिकॉज इट वाज नॉट इन्वेंटेड देन। तो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं, इसको यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। हमने एक सेंटेंस कहा, ही नेवर वेंट देयर लास्ट ईयर। तो यहाँ आप देखेंगे जब नेवर के साथ ईयर को हम डिफाइन कर दें, वाइड रेंज पर ना छोड़ें, तो यहाँ पर हमें वाइड रेंज पर ना छोड़ने पर नेवर का यूज नहीं करते और हम लिखेंगे डिड नॉट गो। एक्चुअल में नेवर वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हम टाइम को डिफाइन नहीं करते, टाइम को एक लिमिट में नहीं बांधते। तो हम कहते हैं ही नेवर स्मोक्ड
इन हिज लाइफ, तो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी स्मोकिंग नहीं किया। तो कभी भी का मतलब अगर हम कहें कि उसने 92 में कभी भी स्मोकिंग नहीं किया, तो हमने वहाँ पर 1992 93 कह करके हमने वहाँ पर एक डिफाइंड टाइम दे दिया, और डिफाइंड टाइम देने की वजह से हमको डिड नॉट लिखना पड़ता है। अगर हमें नेवर यूज़ करना है तो नेवर के लिए हमें लास्ट ईयर हटाना पड़ेगा और बस हमें इतना सेंटेंस पूरा करना पड़ेगा, तो फिर इस पोजीशन में आपका नेवर सही होगा। अब इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को, आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट ट्रैवल बाय कार बिकॉज इट वॉज नॉट इन्वेंटेड देन। तो ये जो पार्ट है सेंटेंस का, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप एरर फाइंड करें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखें, तो पहले आप पूरे सेंटेंस को एक बार गो थ्रू कर लें। कहीं ना कहीं सेंटेंस में हिंट दे रखा होता है कि वर्ब को, एडवर्ब को किसकी वजह से हमें किस रूप में चेंज करना है। तो यहाँ जो इंडिकेशन दी है, इंडिकेशन क्या है कि इट वॉज नॉट इन्वेंटेड देन, कार तब तक इन्वेंट ही नहीं हुई थी, तो यानी उनका होल लाइफ विदाउट कार गुजरा है। तो यहाँ पर लिखा है डिड नॉट। भाई डिड नॉट अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो उन्होंने एक पर्टिकुलर समय में यूज नहीं की, बाकी में की होगी, जबकि वहां कार थी ही नहीं। तो फिर इसको आप बिल्कुल यहाँ से हटा करके और आप लिखेंगे नेवर ट्रेवल्ड, और आपका पूरा सेंटेंस एज इट इज रह जाएगा। ये आपने पूरे का पूरा कॉपी करना है। हमारी एरर ये हुई कि डिड नॉट ट्रेवल की जगह पर नेवर ट्रेवल्ड आएगा। आप जान गए, चूंकि उनकी लाइफ में कभी कार थी ही नहीं, इन्वेंशन हुआ ही नहीं था। आई होप कि ये स्पॉटिंग एरर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के स्पॉटिंग एरर्स और दूसरे टॉपिक्स के लिए ग्रामर, लिटरेचर, स्पोकन से रिलेटेड आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू सून, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।